आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं और इसके बीच में आप आ रहे हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, वो इसी बीच में बना हुआ होना चाहिए। अगर इससे पहले का है या इसके बाद का है, जैसे आप इस नॉन स्टेट में तो ज्यादा इश्यू नहीं होगा क्योंकि बात तो पहुंचेगा नहीं, मार्च तक तो रिजल्ट रुकेगा नहीं, वो तो मार्च से पहले रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब अगली वैकेंसी आती है तो वहां पे इश्यू होता है कि एग्जाम हो गया, आपने बनवाया नहीं, बाद में वेरिफिकेशन हो रहा है मार्च के बाद में, तब आप बोल रहे सर है ही नहीं, तो क्या करें, पहले तो बना नहीं सकते, बनाया नहीं। तो अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो अपना सर्टिफिकेट की डेट चेक कर लें। डेट क्या होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। पर यहाँ ये तो आया नहीं अभी तक। सो लास्ट जो आपका फॉर्म फिल हो गया उससे पहले पहले बनवा लो। 21 अगस्त तक है, अगस्त में बनवा लो, पर बनवा लो, नया बना के रख लो। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप ही बनवा लो। आपकी जितनी भी एक 10th का मार्कशीट चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, आप वैसे ही वो बाद में इश्यू टेंशन लेते हैं, पर कुछ नहीं, एक 10th का मार्कशीट चाहिए। और जो 10th की मार्कशीट में नाम है आपका, आपके माताजी और हमारा जन्म इस दिन हुआ है, डॉक्यूमेंट और आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रूव नहीं करता है। सो 10th की मार्कशीट, उसमें जो लिखा हुआ है वही आपका फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, और वही सब कुछ डिटेल आपकी 12th की मार्कशीट, आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसमें, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी बना रहे तो उसमें, और आपकी कॉलेज की जो मार्कशीट है उन सब में, साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें, सब में ये डेट होनी चाहिए। नाम जो भी है वो सेम होना चाहिए। अगर कहीं भी मिसमैच है तो वैसे वो चेंज बाद में भी हो सकता है, लेकिन आपका नाम कम से कम करेक्ट होना चाहिए और अंडरटेकिंग के साथ हो जाता है। बट ये सब डॉक्यूमेंट आप क्या करें, अपने पास प्रिपेयर रखें, तैयार रखें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से ओबीसी का नहीं बनेगा या ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा, तो आज ही किससे फॉर्म भरे, जनरल से भर दे। लेकिन अगर इससे भर दोगे और बाद में डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इससे बेटर क्या है कि उस कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट बन सकता है, आपको लगता है कि मैं उसी में आता हूं, बन जाएगा, तब तो भरे, नहीं बनेगा तो फिर नहीं भरे। सेंटर सिलेक्शन अभी पूछा जाता है, आप अपना सेंटर वो सिलेक्ट करें जो आपके नियर बाई है, और आप सब जोधपुर में ही रहोगे आई थिंक उस टाइम तक, तो सभी जोधपुर सेलेक्ट करें। बस जब एग्जाम होगा उसके कुछ दिन पहले क्वेरी आएगी कि आपने जोधपुर क्यों सेलेक्ट किया, तो उसमें लिखना है कि मैं यहाँ पढ़ती हूँ इसलिए मैंने जोधपुर लिया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। कि जिनका भी होम टाउन डिफरेंट आता है, लाइक आप बिलोंग करते हैं कर्नाटका से, एमपी से या कहीं और से, एंड अगर आप जोधपुर राजस्थान में फिल करें तो आपसे पूछेंगे कि आपने अपने होम टाउन में क्यों नहीं लिया, तो उसका एक ही रीजन डालना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जेआईएनसी जोधपुर में स्टडी करती हूँ या करता हूँ, इसलिए मैंने जोधपुर सेलेक्ट किया, बाकी और कुछ भी इश्यू नहीं होगा। बेटर होगा क्योंकि उस टाइम अगर आप ट्रैवलिंग करोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, स्ट्रेस होगा, इन्वायरमेंटल चेंजेस से हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, तो बेटर है यहीं देके फिर जाओ। 15 सितंबर अगले महीने, ज्यादा टाइम है नहीं। घर जाने का प्लान है तो भी अगले महीने करो, इस महीने कैंसिल कर दो। रक्षाबंधन भी सब अगले महीने करो, अभी रहने दो। यस, ठीक है, अरे समझ गए। हाँ, चले आगे। फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट डेट का वेट नहीं करें, देने की लास्ट डेट बहुत दूर है, अभी तो भर लेंगे बाद में। तो लास्ट डेट पे पता नहीं होता है, वो सर्वर कभी बंद हो गया, कुछ हो गया तो फिर पता नहीं चलेगा, इसलिए अभी भर ले, आज ही भर ले, कल भर ले, जब चांस मिले तब भर ले, और उसका एक कॉपी अपने पास प्रिंट आउट करके अपने पास रख ले। चले मूव करें। कल हम बात करे थे आईसीपी और इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो एम्स का फॉर्म फिल करते हैं उसमें एक इश्यू आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो होता है पेमेंट का, कि पेमेंट कट गया लेकिन उसमें नहीं दिखा रहा है, तो दूसरी बार नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% टाइम में पेमेंट अगले दिन अपडेट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली आपको उसमें आ जाता है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। वो जो है स्क्रीन आपकी फोटो ले लो, उसमें जो ट्रांजेक्शन नंबर है, बाकी कुछ नहीं करना है, उसको चेक करते रहो, जैसे ही अपडेट होवे उसका सिटी सेंटर उसके बाद ही भरा जाता है। एग्जाम कर लिया, विल डिस्कस induced or due to any sudden increase in the blood pressure or volume increase, whatever things, ये सारी क्या है, these are acute situation. And in some cases like a patient is having hydrocephalus. Hydrocephalus is not a acute condition, it is a chronic situation, and it will be most of the time lifelong patient will have the hydrocephalus. There is no permanent management available for hydrocephalus. So when patient is having acute thing, this will be easily treated by drugs, or we can say medically managed. ड्रग्स देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, नो नीड फॉर एनी सर्जिकल मैनेजमेंट। बट इफ पेशेंट इज हैविंग हाइड्रोसिपेलस, in this situation it is a chronic problem and it chronically increase the patient ICP, so you required medical management as well as surgical management both. So for the management of hydrocephalus, what are the surgical management options are there? So there will be two types of management option available for hydrocephalus. There one is the shunt, second one is the structure which forming CSF, that is choroid plexus. So we will remove that choroid plexus by surgically, that is known as choroid plexotomy, that is known as choroid plexotomy. So we will perform, either we will go with the shunt or either we will go with the choroid plexotomy. तो मेरा जो बेसिक मैनेजमेंट जो हम बात करेंगे वो क्या है, शंट के बारे में बात करना। शंट इट्स नथिंग, इट्स अ टाइप ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब होती है स्टेल ट्यूब, इट्स अ बॉडी फ्रेंडली ट्यूब, एंड उसको हम क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी यहाँ पे टनल करते हैं, अंदर एक टनल बनाते हैं, ऐसे छेद करते हैं पूरा यहाँ एब्डोमेन से या जहाँ भी डाल रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा अलग टाइप्स के, तो उसको टनल करते हैं और सीधा यहाँ से लेके सीधा किसमें डाल देंगे, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, लेटरल वेंट्रिकल में। उसके थ्रू सीएसएफ जो है ड्रेन होकर जिस पार्ट में डाला उसमें चला जाएगा, जैसे आपने एब्डोमेन में डाला तो एब्डोमेन में चला जाएगा, प्लूरा में डाला तो प्लूरल में चला जाएगा, हार्ट में डाला तो हार्ट में चला जाएगा, और वो शंट से बाहर आके आपके प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। सो दिस इज द शंट। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शंट व्हिच वी आर यूजिंग इन करंट टाइम इज दैट इज नोन एज वीपी शंट। सुना है? वीपी शंट इज एन वेंट्रिकुलो
peritoneal shunt. So we will place this shunt in the ventricles. Here, this is the lateral ventricle. So in lateral ventricle, we place a shunt and tunnel करके इसको कहाँ लेके जाएंगे? Peritoneum में. Peritoneum is a large cavity. यहाँ से ये वापस reabsorb हो जाएगा. It will be reabsorbed through the peritoneum. So this is the most common shunt, VP shunt from the ventricles to the peritoneum. The other types of shunt are VV shunt, VA shunt, or again VP shunt. This is the VV means ventriculo-vesical shunt. One end of the shunt is in the ventricles and the second end is in your bladder. Vesicles means bladder. So in the bladder. So the CSF will be drained from the ventricle into the bladder and it will be removed out with the urine. Urine के साथ बाहर निकल जाएगा. But the problem is that the bladder is the structure. Bladder में किस-किसका substances का absorption होता है? Which substance absorb in our bladder? Which substance absorb in bladder? नहीं पता. अगर क्वेश्चन आ गया अभी नोट सेट में कि कौन-कौन से सब्सटेंस ब्लैडर से एब्जॉर्ब होते हैं, देन क्या आंसर दोगे? नो आंसर है, हमें तो पता ही नहीं है हम क्या लिखें. है ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कुछ तो होता होगा. सो ब्लैडर इज अ स्ट्रक्चर वेयर नो सब्सटेंस एब्जॉर्ब. और कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लैडर में, इतना तो कम से कम ध्यान रखो. है हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर ये होता है कि कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है. दैट इज आंसर. उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि नो सब्सटेंस एब्जॉर्ब फ्रॉम द ब्लैडर. दैट इज द राइट आंसर. So no substance will be absorbed from the bladder. If you add CSF here, CSF contain multiple things which is very important for my body or your body. Yes or no? Composition पढ़ा था हमने. Glucose, protein, these are very important for the body. And इनको urine में mix करके waste नहीं करना है. Second thing, the urine which is stored here temporary, that is the most waste product of body. Body का जो सबसे waste product होता है वो क्या है? Urine है. And there will be higher chance for having infection through this shunt in your सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये शंट के थ्रू इंफेक्शन कहां पहुंच सकता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सो ये भी प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वीवी शंट को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया. वी विल नॉट यूज द वीवी शंट. नेक्स्ट है वीए. वीए इज द वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट. एट्रियल शंट आप क्या करते हैं, सीधा जो वेंट्रिकल से शंट को किसमें डालते हैं? राइट एट्रियम में पुट कर दिया, इन द हार्ट. व्हेन वी आर पुटिंग द शंट इन द राइट एट्रियम, सीएसएफ विल मिक्स इन योर ब्लड. सीएसएफ बना कहां से था? ब्लड से. एंड वापस कहां मिक्स हो गया? ब्लड में. अच्छी बात है. बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. If patient is having any type of infection in the central nervous system, that infection mix in CSF and reach to the heart, and heart will circulate that infection very quickly in whole body. आपका blood कितना fast circulate होता है body में? 0.8 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. So blood will circulate in your body, whole body, and infection will spread in every part of the body. और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. So इसको भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया. Next VP, it is the ventriculo pleural shunt. Ventriculo pleural shunt. Pleura, you know the pleura? There is a space between parietal and visceral membrane. That space is known as pleura. नहीं होता है? What is the space between this parietal and visceral membrane of the lungs? Pleural space. So वही तो बोल रहा हूँ मैं. क्यों इतना confused हो जाते हो? There are two membrane around the lungs. Lungs है, उसके ऊपर दो membrane होती है. One is parietal, second one is visceral. In between there is a gap. This gap is known as pleural space, and these membrane are known as pleura. These are the pleura. Two membrane are pleura. There is a gap which is known as pleural space. So we place that catheter between these two pleura, between parietal and visceral. In between these two membrane, a little bit amount of fluid is there, which is known as pleural fluid. Amount of pleural fluid is normal amount of pleural fluid is 30 ml. Person if having 30 ml, then person will have pleural effusion. So it is approximately nearby 5 to 15 ml. Amount is 5 to 15 ml. Now, if you are adding that catheter or shunt in this pleura, that drains CSF into your pleura. And if this amount of the CSF is used, बहुत ज्यादा है उधर, वैसे ही ज्यादा भरा है और ज्यादा आएगा तो स्पेस में फ्लूइड क्या हो जाएगा? नॉर्मल 15 ml से ज्यादा. And when this amount is more than 15 ml, then it lead to pleural effusion. Person will have breathing difficulty, have chest pain. So because of that problem, ये शंट भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया. तो बचा कौन सा? VP shunt. So which is the most common used shunt? VP shunt. Clear है? And in detail, I think hydrocephalus will be completed in pediatric nursing. Pediatric में पढ़ाते हैं? तो सर वहाँ पढ़ाएंगे उसे डिटेल में. Clear है ये? Move करें. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट इन आईसीपी, इंक्रीज्ड आईसीपी. क्या रोल है आपका एज ए नर्स? व्हाट आर द रोल ऑफ ए नर्स इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी? कुछ नहीं है. सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द पेशेंट असेसमेंट, फ्रीक्वेंट असेसमेंट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. कैसे करेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट? विद द हेल्प ऑफ GCS. So you should assess the patient Glasgow Coma Scale frequently to assess the
neurological status of the patient. So first thing is GCS. If GCS is decreasing, then person is having as the pressure जो ICP वो बहुत हाई है और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, न्यूरॉन को डैमेज कर रहा है. अगर GCS क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली डिक्रीज हो रहा है. सो मॉनिटर द GCS टू असेस कॉन्शियसनेस लेवल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. नेक्स्ट, assess pupil size and reaction to light. कल बताया था, when ICP is increased, the first organ which is near to the brain, that is eyes, and the function of eyes will be altered first in case of increased ICP. So जैसे ही ICP बढ़ेगा, आंखों के फंक्शन अल्टर हो जाएंगे. Person will have papilla edema, बताया था कल. Person will have an unequal pupil, anisocoria. Person will have ominous sign, pinpoint pupil or dilated pupil. Yes, we can say the light reaction to absent आपको मिलेगा. नॉन रिएक्टिव टू लाइट आपको देखने को मिलेंगे pupils. सो ये आप असेस करते रहेंगे. न्यूरो, अगर आपने कभी न्यूरो सर्जिकल आईसीयू में काम किया या वार्ड में काम किया, तो वहां पे ये चीज फ्रीक्वेंट होता है. Every hourly, the nursing officer will check the GCS as well as check the pupil reaction and mention in the chart every hourly what the score and what the pupil reaction is present or absent, reactive or non-reactive, उसमें mention करना होता है every hourly. So वो आप चेक करेंगे. Next, evaluate motor response and strength by assessing GCS. GCS से आपको पता चल जाएगा. So this is the first thing, neurological assessment. Clear है? वो करें. अरे ये सब तो आप ही का काम है, आपको ही करना है. लिखना क्यों है? करना है इनको, लिखना नहीं है. यस, वो करें. दिस इज द फर्स्ट असेसमेंट जो आपको परफॉर्म करना है जब भी पेशेंट का क्या आईसीपी इंक्रीज हो रखा है या बढ़ा हुआ है. नेक्स्ट, लिख लिया. नेक्स्ट इज, और नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑब्जर्व फॉर चेंजेस स्पीच. वही है, जीसीएस का ही पार्ट है सारा. ये किसके पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ जीसीएस. स्पीच से आपको पता चल जाएगा जो हमने बात किया था ग्लासोकोमा स्केल में. ई वी एम, वर्बल इज फॉर दिस, एम फॉर दिस, एंड ये हो गया आपका ई. ई वी एम तीनों आपके किसका पार्ट है? जीसीएस का. नेक्स्ट, क्लियर है? क्या हो गया पीछे है? बरसात आ रही है. लिख लिया. नेक्स्ट, the second is the vital sign monitoring. Yesterday we discussed about the vital sign also, and we discussed a specific trait which is known as Cushing trait. याद है? So you should assess the patient vital sign every hourly in ICU. So monitor the blood pressure, heart rate, respiratory rate, and temperature. These three are the part of Cushing trait. याद है? Watch for Cushing trait which indicate increase ICP. If the Cushing trait is present in the patient, then it is an indication that patient is having increase in the ICP. So it is a classical trait for increased ICP. Classical trait for increased ICP. क्लियर है ये? वो करें. वाइटल साइन मॉनिटरिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज वॉच फॉर कुशिंग ट्रेट. 3 सिम्टम कल याद है कल के? द इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और वाइड एंड पल्स प्रेशर, डिक्रीज हार्ट रेट और ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन और द चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, द नेक्स्ट मैनेजमेंट इज आईसीपी मॉनिटरिंग. सो आईसीपी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? You can monitor the GCS, you can monitor the vital sign, but how to monitor the ICP? ICP is the intracranial pressure, ICP monitoring. So it is also very important when patient is having increased ICP, patient should monitor for ICP also, intracranial pressure. Normal ICP is 5 to 15 mm of Hg or average 10 mm of Hg. So you should monitor this ICP. ये क्या हो रहा है? ये पता नहीं कहाँ जा रहा है. For the monitoring of ICP, they will use a draining system that is known as IVC, IVC, or we will say EVD. Both are same. We will use IVC or EVD. IVC is intraventricular catheter, intraventricular catheter, or EVD is the external ventricular drainage, that is EVD. So both are same. So for the monitoring of ICP, you require this catheter. ये कैथेटर डायरेक्टली सीधा डालते हैं वेंट्रिकल में, यहाँ पे छेद करते हैं और सीधा किसमें डाल देते हैं? वेंट्रिकल में. आफ्टर पुटिंग दिस कैथेटर इनटू द वेंट्रिकल, द नेक्स्ट फुल कंप्लीट रोल इज इन द नर्सिंग ऑफिसर हैंड. सिर्फ आपके हैंड में होगा. कैथेटर फुल नहीं होना चाहिए,
कैथेटर ना ज्यादा नीचे होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन कंट्रोल्ड मैनर, अदरवाइज नीचे कर दिया तो सारा सीएसएफ बाहर आ जाएगा, ऊपर कर दिया तो सीएसएफ ड्रेन नहीं होगा, किंक हो गया प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एवरीथिंग इन योर हैंड। तो वो कैसे कैथेटर होता है, क्या होता है, बात करते हैं इसकी। सो use invasive ICP monitoring devices as prescribed, that is intraventricular catheter or subarachnoid bolt. So these are the name of catheter only. अगर आप subarachnoid में डाल रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, subarachnoid bolt और intraventricular catheter. Reduce record ICP reading regularly. Mostly we will monitor ICP every hourly. हर एक घंटे में आप उसकी रीडिंग को लिखते रहेंगे। जानते हो आप लोगों ने देखा है आईवीसी आईवीडी, देखा है? देखा है तो फिर कुछ करने की जरूरत है नहीं, पढ़ना है मॉनिटर में शो होता है। जिन्होंने नहीं देखा या जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं किया है तो उनके लिए कुछ स्लाइड्स है जो मैं दिखाता हूं आपको। सो हाउ टू इंसर्ट दिस ईवीडी, देन व्हाट इज योर रोल, हाउ टू मॉनिटर आईसीपी, हाउ टू ड्रेन द सीएसएफ, ये सारे पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वो करें आगे। सो नेक्स्ट इज इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर और ईवीडी। नहीं लिखा? वो करें इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर और एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज। नेक्स्ट ईवीडी की बात करें या इंट्रावेंट्रिकुलर ड्रेनेज की बात करें, कैथेटर की बात करें, एंड इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन, EVD. It is used to drain or monitor the ICP. Used to monitor ICP or drain CSF from the ventricles. तो इसका पर्पस पूछे कि EVD का पर्पस क्या है, तो आंसर क्या होगा? It is used to monitor the ICP or use to drain the CSF from the ventricles. ये क्या है? स्टार्ट करें EVD. So this is the picture जो आप देख सकते हैं यहाँ पे. There is a catheter which is directly inserted into your lateral ventricle. ये यहाँ पे फिक्स कर देंगे सूचर के साथ में, इधर छेद करके फिक्स कर दिया और फिर ये स्किन के अंदर टनल बना के यहाँ से बाहर निकाल दिया और फिर ये आपके पास कैथेटर जो स्किन के अंदर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ से बाहर निकाल के ये बेक के साथ कनेक्टेड रहेगा। दिस इज नॉन एज इंट्रा वेंट्रिकुलर कैथेटर। ये तो एक बनाया हुआ पिक्चर है, मैं आगे इसके बारे में और दिखाऊंगा। देखा ये बेक सबने, ड्रेनेज सिस्टम। सो यहाँ से जो आपका प्रैक्टिकली जो चीजें होती है, जैसे उस पेपर में भी साफ लिखा हुआ था, इस बार उन्होंने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया है। इस बार जो पेपर है उसको थोड़ा चेंज करके, फर्स्ट पेपर तो सेम रहेगा 100 MCQ 90 मिनट्स, वो सेम 18 मिनट्स के 5 सेक्शन और वही सारे क्वेश्चंस 20 होंगे आपके। लेकिन जो पेपर सेकंड होगा उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, जो 100 क्वेश्चन थे उसको क्या कर दिया, 160 कर दिया, और जो फोल्डर थे उनको 45 मिनट के करके 4 फोल्डर कर दिया, यानी 3 आवर्स का पेपर कर दिया। यू विल हैव 180 मिनट्स फॉर 160 क्वेश्चन, मींस यू हैव मोर टाइम दिस टाइम। नॉर्मली आपको 200 MCQs मिलते हैं 3 आवर्स में, इस बार आपको 160 MCQs मिल रहे हैं 3 आवर्स में, मींस क्वेश्चन विल बी ESIC की तरह थोड़े बहुत बड़े-बड़े हो सकते हैं, इसलिए टाइम ज्यादा दे रहे हैं आपको। सेकंड थिंग, उस पे एक साफ क्लियरली मेंशन किया हुआ लाइन है कि प्रैक्टिकल बेस्ड सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपको मोस्टली आपके नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, इंट्रावेंट्रिकुलर ड्रेनेज, तो थ्योरी तो आपको पता है सब, बट इसमें क्या सिनेरियो बनेगा, क्या आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट। तो वो चीजें इसलिए मैंने इसको ऐड किया, पहले मैंने पढ़ाता था, लास्ट टाइम पढ़ाया नहीं था, इसी बार ऐड किया, पहले से ही थोड़ा बहुत बता देते। सो क्या है इसमें देखें, सबसे पहले आईबीसी इंसर्शन कैसे इंसर्ट करोगे। तो इंसर्शन इज डन बाय अ न्यूरोसर्जन, नॉट बाय नर्सिंग ऑफिसर। कौन करेगा? न्यूरोसर्जन करेगा। पेशेंट रिक्वायर्ड सेडेशन, और जब भी पेशेंट को सेडेशन रिक्वायर्ड होगा तो इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेजिव प्रोसीजर, पेशेंट रिक्वायर्ड सेडेशन, देन फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू टेक कंसेंट आइदर फ्रॉम द पेशेंट और फ्रॉम द रिलेटिव्स जो भी हैं उसके, कंसेंट रिक्वायर्ड होगा, बिना कंसेंट के ये नहीं करेंगे। सेडेशन प्रोवाइड करने के बाद ड्रिल मशीन होता है हमारे पास, ड्रिल जानते हो, घरों में छेद करने के लिए। सेम टाइप ऑफ ड्रिल वी आल्सो हैव इन ऑपरेशन थिएटर, जिसको हम ऑटोक्लेव उसमें तो नहीं कर सकते पर फॉर्मेलिन में स्टाइल करके रखते हैं, वी विल यूज दैट ड्रिल, और ऐसे छेद करते हैं, सेम वैसी आवाज आती है वो वाली जो भी बाहर आती है वो लगाते हैं वो सेम, और क्या कर देते हैं सीधा छेद कर देते हैं। आफ्टर डूइंग ए ड्रिल और होल इन योर बोन, इंसर्ट ए कैथेटर इनटू योर वेंट्रिकल्स। जो आपका इमेजिंग जो होती है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, वो आपकी हेल्प करती है कैथेटर कहां पे है, गाइडेड इमेजिंग, रेडियो गाइडेड कैथेटर हम पुट करते हैं, छेद करके सीधा वेंट्रिकल में, और उसका फंक्शनिंग चेक करके उसको बेक से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर फॉर IVC insertion. Sometime it also perform at bedside in ICU. ICU के बेड पे भी ये परफॉर्म किया जा सकता है। It is not necessary कि आपको OT में रहना होगा, बेड साइड पे भी क्या कर सकते हैं, ये प्रोसीजर किया जा सकता है। So first is preparation
ensure the patient is in a sterile environment like in ICU or OT only. In ward it is not possible. ward में sterility maintain करना possible नहीं है. So you cannot manage the sterility in ward. So ये सिर्फ कहाँ हो सकता है? Either you should place the catheter in OT or in some cases you can also put the catheter in ICU also. Next is administer sedation and analgesic as required. Yes, because you are putting or you are doing a drill. छेद करें यहाँ पे. और जब आप छेद करोगे तो भाई obviously patient को pain होगा नहीं होगा. आप ऐसे करते तो दर्द होता है, ड्रिल करोगे तो दर्द तो होगा. So patient required sedation and patient required complete sedation. Because आप ब्रेन के ऊपर यही काम करने वाले हैं और ये पार्ट तो सबसे लास्ट में सेडेट होता है. तो आपको कंप्लीट पैरालाइज करना होगा, पेशेंट को सेडेट करना पड़ेगा. The next is position the patient. Position is given supine with slightly head elevated. थोड़ा सा पिलो लगा के ऊपर रखना है. So you have a better access. पूरा ऊपर नहीं करना है पर थोड़ा सा पिलो लगा के ऊपर रखेंगे, आइदर हेडरिंग लगा के. सो उससे आपका ये एरिया आपको क्या होगा, थोड़ा ऊपर होगा तो इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे. इट इज बेटर फॉर योर एक्सेस. पोजीशन द पेशेंट टिपिकली इन सुपाइन पोजीशन विद द हेड स्लाइटली elevated with a head ring or pillow. After the position, the neurosurgeon will start drilling. ड्रिल कर देगा न्यूरोसर्जन और ड्रिल करने के बाद उसमें हम क्या पुट कर देंगे, कैथेटर इंसर्ट कर देंगे. वो करें आगे, देख लिया. There are so many doubts in your mind related to study. पढ़ाई के related डाउट होते हैं. And I know कि आप लोग नहीं पूछ पाते यहाँ पे because of the fear of others. दूसरे क्या सोचेंगे. And टाइम लिमिटेशंस, बहुत सारे टाइम्स इश्यूज की वजह से हम भी इतने अवेलेबल नहीं हो पाते हैं. बिफोर क्लास हम भी अवेलेबल नहीं होते और आफ्टर क्लास पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर जाना होता है, 8 बज गई होती है. तो यस, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट, व्हाटएवर डाउट्स यू आर हैविंग. कोशिश करेंगे एवरी संडे व्हेन हॉस्पिटल से क्या होगा, छुट्टी होगा, तो उस टाइम मैं आपको एक टाइम स्लॉट दूंगा जिसमें आप हमारे रिसेप्शन काउंटर जो है नीचे, वहां पे स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू मैनेज माय टाइम फॉर यू 1 आवर और 2 आवर जो भी है बिफोर क्लास. क्लास के टाइम तो नहीं हो सकता है, उससे पहले. तो कल परसों संडे आई थिंक छुट्टी है मेरा भी, तो हम कोशिश करेंगे छुट्टी के दिन आपको एक टाइम स्लॉट दूंगा जिसमें आप आके क्या कर सकते हैं. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड और इफ यू रियली हैव एनी डाउट देन ओनली, अदरवाइज एक्शन नहीं. यस, तो मैं कल टाइम बताऊंगा, अभी तो मुझे शेड्यूल पता नहीं है. यस, एग्जाम पास में है, अगर कोई भी इश्यूज एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक है उनमें हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे. मूव करें. नेक्स्ट इज इंसर्शन. सो a neurosurgeon make an incision in the skull. स्किन को पहले कट करेंगे ब्लेड से. यूज a 15 number knife to cut the blade. There are two types of blade in hospital. क्या ब्लेड कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है. स्कैल्प जो इंसिजन के लिए हम यूज कर रहे हैं 15 नंबर. सो ब्लेड की बात करें कितने टाइप की ब्लेड होती है, पता नहीं, पूछ ले एग्जाम वाले आजकल कुछ भी पूछ लेते हैं. ब्लेड और स्कैल्पल कितनी होती है, 2 टाइप की होती है. वन इज स्मॉल एंड सेकंड इज लार्ज. कर्व्ड और स्ट्रेट नहीं होती है, स्मॉल एंड लार्ज. ब्लेड नंबर 10 to 20, these all are small size blade, and blade number 21 to 25, these are large size of blade. Whatever number are there, 10, 11, 12, 15 or 20, these are the small size, and 21, 22, 23, 24, 25, these are the large size of blade. The small size of blade are mainly used to put an incision on a thin skin area where skin is very thin. जहां पे स्किन कैसी होती है, थिन होती है, वहां पे इंसिजन करना है तो आप कौन सी ब्लेड यूज करेंगे, स्मॉल साइज. लाइक दिस स्किन ये बहुत थिन होती है, इट्स नॉट अ थिक स्किन. थिक होती है पेरिटो एब्डोमेन, ये वाली इतना मोटा होता है, इसको काटने के लिए आपको बड़ी ब्लेड चाहिए. सो यहाँ पे इंसिजन के लिए आप स्मॉल साइज यूज करेंगे. एंड दिस लार्ज साइज ब्लेड और स्कैल्पल इज यूज्ड फॉर इंसिजन इन thick skin like abdomen. Next, the small size blade and large size blade, इनको होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं बीपी हैंडल. we use the बीपी हैंडल, जानते हो, that is बेल्ट पार्कर हैंडल, BARD, बेल्ट पार्कर हैंडल. these are the, oh, this Sunday is the 4th of August and I think मैं पता नहीं कहाँ रहूंगा, पर I will see my plan, कल देखूंगा मैं फिर बताऊंगा आपको. मैं तो भूल गया था कि 4 अगस्त है, कोई नहीं. बीपी हैंडल का जो बेल्ट पार्कर हैंडल, this बेल्ट पार्कर हैंडल is also having two size, one is small size and second one is large size. The large small size BP handle hold the small size blade, large size BP handle hold the large size of blade. We have 3 size of BP handle, 3, 4 and 7. These are the number of BP handle. कभी देखा होगा, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, 3 नंबर होते हैं, 3, 4 and 3, 4 and 7. Which one is the small size? 3. Which one is the small size, large size? 7. Where is the 4? In between 2, 4. ऐसा होता है. So
3 number is a small size and 4 number is a large size and 7 number is also a small size. VPN नंबर के हिसाब से नहीं है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नंबर की 7 इज लार्ज और साइज बड़ी हो जाएगी. एग्जाम में हम यही गलत करते हैं, लार्ज साइज पूछा 7 नंबर बड़ा ये दे दो आंसर, गलत होगा. दिस नंबर आर according to size and length. So this 3 number and 7 number BPNL जो टिप होगा, टिप will be same. टिप क्या होगा इनका, सेम होगा. The only difference is in the length. If it is a short, then it is known as 3 number, and if the length is very long, this is for 7 number. So in 3 number and 7 number, what is the difference? Difference between length only. Otherwise the tip of the BP handle of 3 and 7 are same. दोनों का टिप सेम रहेगा. डिफरेंस किसका है, सिर्फ लेंथ का. एक ज्यादा लंबा होगा, एक शॉर्ट होगा. So 3 number short, 7 number long. If you require incision on superficial skin, then use 3 number small size, and if you require incision in deeper part with a small size blade, then go for 7 number BP handle. And this 4 number is a tip is large tip. इसका टिप बड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज साइज का BP handle. तो ये क्लियर हो गया, BP handle और उनमें ब्लेड लगने वाली. क्लियर है. ब्लेड्स के अंदर जो आपको मेनली याद रखना है, रिमेंबर द 11 नंबर ब्लेड. 11 number blade is a pinpoint blade. ऐसा टिप होता है जिसका आगे से शार्प होता है. That is 11 number blade. Tip is pinpoint sharp tip. This blade is always used for a pinpoint incision. Pinpoint small incision. As you know that our skin is a elastic. Skin is having an elastic property. आप skin में छोटा सा छेद करके इतना बड़ा उसको wide कर सकते हैं because of elastic property. So we put a small pinpoint incision and put a large size of thing inside that hole. ऐसा कब करते हैं? When we are going for a laparoscopic surgery, you need trocar. दिखाया था trocar मैंने. So trocar insert करने के लिए छोटा सा छेद चाहिए होता है, ओपनिंग. बाद में वो अपने आप को वाइड कर लेगा उसको फुल करके. तो जो इंसिजन लगाना है आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, कौन सी ब्लेड हम यूज करते हैं? 11 नंबर ब्लेड. रिमेंबर द वन मोर ब्लेड दैट इज 12 नंबर ब्लेड. इट इज अ डिफरेंट कंपेयर टू 10 to 25. जितनी भी ब्लेड होती है उनमें एक ही ब्लेड होती है जो डिफरेंट दिखती है, वो 12 नंबर दिखती है. इट्स ए लुकिंग लाइक जे शेप ब्लेड, ऐसा कुछ होता है इसका शेप. ये ब्लेड कुछ ऐसे जे शेप ब्लेड होती है. एंड अदर ऑल ब्लेड हैविंग शार्प on the outer surface of the blade. जो sharp point होता है वो आउट सरफेस इधर वाले पे होता है, आउटर पे. बट दिस ब्लेड इज हैविंग शार्प एजेस ऑन इनर सरफेस. 12 नंबर ब्लेड पे शार्प एरिया किधर होता है? इनर पार्ट पे होता है. एंड द पर्पस ऑफ दिस ब्लेड इज यूज्ड टू कट द suture. suture कटिंग. लाइक ये ऐसे जैसे ब्लेड आप क्या करेंगे, इसको suture के अंदर ऐसे डालेंगे और इसको ऊपर पुल करेंगे, तो इनर सरफेस शार्प है, ऐसे पुल करेंगे तो सीधा कट करके ऊपर आ जाएगा. अगर ये अंदर की तरफ इधर से शार्प होता तो फिर आप ऐसे काट रहे होते और सीधा किसको कट करता? suture के साथ में स्किन को, और इंजरी और ज्यादा हो सकती है. दैट्स व्हाई दिस इज अ जे शेप विद हैविंग शार्प सरफेस ऑन इनर पार्ट. सो इसलिए आपको याद किसको रखना है, एक और 12 नंबर को. बाकी सारी ब्लेड ये ऐसी होती है, सीधी सादी ऐसी बेचारी ऐसी होती है कुछ. लेकिन ये ब्लेड कैसी होती है, ये सीधी नहीं होती है, ऐसे जाके ऐसे होती है. और इन सब का शार्प एज इधर होता है, लेकिन इसका शार्प एज कहां होता है? इधर अंदर की तरफ. सो ये जे शेप में ऐसी होती है, आप देखना कभी 12 नंबर ब्लेड को. एंड रिमेंबर वन मोर दैट इज 15 नंबर ब्लेड. So for the small pinpoint incision, use 11 number blade. For cutting sutures, use the 12 number blade. And if you require incision on thin skin, then always use 15 number blade. Like ये skin कहीं की भी कट करनी जो thin है, तो हम कौन सी use करेंगे? 15 number. And remember one more blade that is very commonly used for thick skin, that will be 23. For thick skin incision, always use 23 number of blade. So ये चार blade याद रखनी, 11, 12, 15 and 23. इनके images आप एक बार घर जाके देखना, और बाकी इसको हटाते हैं, हम आ जाते हैं वापस इधर. तो incision लगा दिया, कितने नंबर की blade लोगे? यहाँ पे इंसिजन लगाने के लिए कितने नंबर ब्लेड? स्मॉल और लार्ज? स्मॉल नंबर 15 नंबर ब्लेड इज यूज इन दिस कंडीशन. नेक्स्ट, स्मॉल बर होल. बर जानते हो? व्हाट इज बर? बर होता है ये ड्रिल मशीन के आगे लगाते हैं, वैसे वो छेद करने वाला आगे लगता है ना, उसको बोलते हैं बर. और होल तो करेगा वो, इसलिए उसको बोलते हैं बर होल. सो बर घूमेगा और फिर क्या हो जाएगा? छेद, ड्रिल हो जाएगा. सो a small बर होल is drilled into the skull. The catheter is carefully inserted through the burr hole into one of the lateral ventricle of the brain. So जो होल किया उससे क्या करेंगे, कैथेटर को स्किन के जो आपका लेटरल वेंट्रिकल है, इधर राइट और द लेफ्ट किसी में भी डाल दो आप, कोई इशू नहीं है. करेक्ट प्लेसमेंट इज कंफर्म्ड वाया इमेजिंग टेक्निक सच एज सीटी और एक्सरे. सो क्वेश्चन पूछ ले कभी, आफ्टर पुटिंग ईवीडी और आईवीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंफर्मेटरी मेजर. तो आंसर क्या लिखना है? दिस इज द आंसर, एक्सरे. आपको जो है एक्सरे यूज करना है. अदर मेथड्स पे ऑप्शन हो सकता है कि सीएसएफ का लीक हो रहा है तो सही है, या और कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको वो नहीं है. कंफर्मेशन कौन करेगा? एक्सरे इज ऑलवेज द कंफर्मेटरी मेथड. क्लियर है ये? मूव करें नेक्स्ट. देखिए, आफ्टर द इंसर्शन
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका रोल। इंसर्ट कर दिया न्यूरोसर्जन और वो आपको सूचर करके फिक्स करके पुट दे देंगे आपको। अब आपका रोल स्टार्ट हो जाएगा ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग, आईसीपी मॉनिटरिंग और सीएसएफ ट्रेनिंग। तो वहां पे हमारा रोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट इज, लिख लिया नेक्स्ट, सिक्योरिंग द कैथेटर। कैथेटर को हम कैसे सिक्योर करेंगे, हाउ टू सिक्योर द आईसीपी कैथेटर। सो न्यूरोसर्जन विल सुचर इनसाइड दिस, जो आपका स्किन है उसके जस्ट नीचे क्या करेगा, वो सुचर करेगा। देन a tunnel will be made under the skin, स्किन के नीचे एक टनल बनाएंगे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे छोटा सा एक टनल, एंड देन यहाँ से उसको आउट करेंगे। सीधा डायरेक्टली यहाँ से आउट नहीं करेंगे, अदरवाइज वो पुल हो सकता है। सो उसको अंदर टनल बनाया एंड देन उसको क्या करेंगे, आउट यहाँ से पोस्टीरियर पार्ट से आउट कर देंगे। The catheter is secured to the skull and connected to an external drainage system or EVD. The external system typically include a collection bag for CSF and a transducer for ICP monitoring. जो bag कनेक्शन होगा उसके लिए जो दो पार्ट होंगे उसमें, वन इज फॉर कलेक्शन ऑफ सीएसएफ बेग होगा एंड साथ में क्या होगा, ट्रांसड्यूसर। यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रांस, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, जानते हो? ट्रांसड्यूसर इज अ टाइप ऑफ इक्विपमेंट व्हिच इज कॉमनली यूज्ड टू कन्वर्ट प्रेशर, जो भी प्रेशर है फ्लूइड का, उसको इलेक्ट्रिकली शो करने के लिए हम यूज करते हैं। लाइक आर्टीरियल ट्रांसड्यूसर, वेनस सीवीपी ट्रांसड्यूसर और दिस आईसीपी ट्रांसड्यूसर। सो इस वेन के अंदर कितना, आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर है, वो ट्रांसड्यूसर उसको कन्वर्ट करके मोल्टर में देगा आपको। ICP कितना है, that transducer will convert and give you a reading on your screen. So this is known as transducer. आजकल इलेक्ट्रॉनिकली ये सब कुछ आ गया। प्रीवियसली क्या होता था, इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिंग वी यूज अ मरकरी। मरकरी जानते हो? सो मरकरी फिल्ड, जैसे हमारा बीपी एपरेटस में मरकरी फिल होता है और जैसे जैसे उसको इन्फ्लेट करते हैं मरकरी ऊपर जाता है और फिर वापस प्रेशर रिलीज करने पे नीचे आता है। सेम ट्रांसड्यूसर में मरकरी भरा होता है और जितना प्रेशर होगा उतना वो मरकरी ऊपर जाएगा, प्रेशर कम होगा तो मरकरी नीचे आएगा, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है और आप रीडिंग मेंशन करते रहेंगे। लेकिन आजकल क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, डायरेक्टली मॉनिटर पे रीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। रियली क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आफ्टर दिस फिक्सेशन और जो सिक्योर था वो आपने कर दिया, ये सब कुछ लगा दिया, नाउ द लोकेशन, कहां पे आप इसको बेक को या ट्रांसड्यूसर को फिक्स करेंगे, एट विच लेवल यू फिक्स दिस कैथेटर और दिस, कहां पे, कहां करोगे? इफ यू हैंग द बेक बिलो द बॉडी, all the CSF will come out. If you hang the bag above the body, no CSF will drain. Then what is the exact log? Examiner तो आपसे क्या पूछेगा, लोकेशन पूछेगा। Like हम arterial transducer always kept in the heart level. जो arterial transducer होता है उसको कहाँ रखते हैं, heart level पे। We when I was working in a neurosurgical ICU, I always put the transducer here with the micropore, मैं यहाँ चिपका देता था। So जब हम बेड का हेड ऊपर करते तो वो भी ऊपर हो जाता, नीचे करते वो भी नीचे हो जाता, और ये हार्ट का लेवल ही होता है यहाँ पे सीधा। So उसको बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता। यहाँ पे क्या लगाएंगे, है यहाँ लगा दो, चिपका दो, परमानेंट ऊपर नीचे जो करेंगे साथ में रहेगा। So the location for this place fixation is the bag or the transducer should be in the level of your tragus of the ear. This is the tragus, जानते हो ये एक छोटा सा उबार होता है, this tragus of the ear at this level, इसी के लेवल पे आपका क्या होना चाहिए, ड्रेनेज बैग और आपका ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। If you place the transducer below this bag, below this tragus of the ear or above this tragus of the ear, then CSF draining will be affected. तो कहाँ रखना है, at the level of tragus of ear. I think इसमें पिक्चर में दिखाते हैं अभी, ये दिख रहा है इसमें देखो, this is the point, this is known as tragus of the ear and it is an imaginary line, this is the transducer point जहाँ पे ये ऊपर नीचे कंट्रोल होता है। सो ये इसके अंदर आपको रखना है, कहाँ पे, एट द लेवल ऑफ tragus of ear. दिस इज द मर्करी फील्ड, इसमें क्या भरा होता है, मर्करी होता है। ये पुराना था, आजकल क्या कर दिया गया, यहाँ से केबल कनेक्ट होकर मॉनिटर में कनेक्ट हो जाती है और उससे रीडिंग सीधी किसमें आ जाती है, मॉनिटर में। एंड दिस इज द कलेक्शन बैग, ये आपका कलेक्शन बैग है, और ये जो कलेक्शन बैग है इसके अंदर इसका पोजीशन भी कहाँ रखना है आपको, ट्रैगस ऑफ द ईयर। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिखाया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से, पूछते हैं कि आफ्टर पुटिंग ईवीडी और आईवीसी व्हाट इज द पेशेंट पोजीशन, व्हाट इज द पेशेंट पोजीशन। तो इट शुड नॉट बी हाई फाउलर पोजीशन, इट शुड नॉट बी सुपाइन पोजीशन, इट शुड बी एंगल 30 degree angle, that is known as semi fowler. 30 to 45 is semi fowler. So you should place the patient in low fowler to semi fowler position, not in high fowler position. अगर high fowler रखेंगे तो फिर आपका फंक्शन नहीं करेगा ये ICD, ये इस EVD, और अगर low fowler रखा, supine रखा, तो सारा CSF बाहर आ जाएगा। So just after this procedure you place the patient in exact angle is 30 degree. So 30 degree angle पे आपको पुट करना है और उसके साथ में slowly CSF को रिमूव करना है। Do not remove the CSF suddenly, otherwise patient will have brain necrosis, जिससे हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और ज्यादा। तो this is the transducer and position of the transducer. Clear? Yes? वो करें? नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। जो आपने बैग लगाया उसको मॉनिटर करना है, ट्रांसड्यूसर को मॉनिटरिंग करना है और उसको मेंटेन भी करना होगा कंटिन्यूअसली। आईसीपी मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंट आईसीपी रीडिंग एवरी आवरली, ऑब्जर्व ट्रेंड्स एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द हेल्थ केयर टीम। इफ in any hour if the ICP suddenly increased or suddenly decreased, then immediately inform to the doctor. एक रेंज है, उसमें अगर सडनली एलिवेट होता है या सडनली डिक्रीज होता है तो इमीडिएटली क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सो दिस यू शुड कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर मॉनिटरिंग अ पेशेंट विद ICP। क्लियर है ये? यस।
तो मॉनिटरिंग कर लेंगे आईसीपी। आईसीयू में अगर पोस्टिंग मिलता है आपको, कर लोगे? हाँ वेरी गुड सर, लगा तो दो, हम तो कर लेंगे। सो इन आवर जोधपुर एम्स देयर इज अ रूल, इफ यू आर selecting जोधपुर एम्स देयर इज अ रूल, एंड द रूल वाज एस्टैब्लिश्ड जस्ट आफ्टर द कोविड होने के बाद में। कोविड में क्या इशू हुआ, जब कोरोना वायरस आया, कोविड आया, तो जितने भी स्टाफ थे उन सबकी पोस्टिंग कहाँ स्टार्ट हुई? कोविड आईसीयू, कोविड वार्ड जो थे वहां पे। एंड इन कोविड द पेशेंट आर ऑन वेंटिलेटर, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ऑन वेंटिलेटर। सो जितने भी स्टाफ थे, आईसीयू स्टाफ तो कितने होते हैं? 50, 100, 200 इतने होंगे बस। रिमेनिंग आर इन वार्ड्स एंड ओटी एंड अदर ओपीडीज एंड सो जो बाहर वाले थे, ओटी वाले, वार्ड वाले, उधर वाले, उन्होंने बोला हमें तो आता ही नहीं वेंटिलेटर चलाना। We don't know how to handle the patient with ventilator, how to work this. We only expert in performing surgical procedure or in ward management cases. So हमारा जो सीएनओ था उसको ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद उसने क्या रूल बना दिया, whenever NORCET will declare the result and after staff came for joining, जब भी joining के लिए आता है, every staff will posted in ICU. Each and every staff will posted in ICU for 3 to 6 months. 3 से 6 महीने तक कहाँ रहेगा वो? ICU में रहेगा, and after that they will start supplying in ward or in OT or in any other part of the hospital. So अगर ऐसा कोई इमरजेंसी कभी आता है वापस, तो अगली बार स्टाफ ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो काम ही नहीं किया, मुझे अभी तो किया है आपने, 6 महीने काम कराया आपको हमने वहां पे। सो इट इज अ रूल इन आवर एम्स जोधपुर, जहाँ पे स्टाफ जो है सबसे पहले सारे कहाँ लगते हैं? आईसीयू, एडल्ट आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, और जो भी ट्रांसप्लांट आईसीयू जो भी होते हैं वहां लगते हैं। एंड उससे एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे। क्या प्रॉब्लम हो गई? द आईसीयू इंचार्ज विल फिल्टर द स्टाफ, दोज हु आर वर्किंग इफेक्टिवली उनको वो नहीं भेजेगा, जो काम नहीं करते हैं वो पहली लिस्ट में होते हैं, जो लड़ते हैं, जो बात नहीं मानते वो पहली लिस्ट में होते हैं, और वही स्टाफ आता है फिर हमारे पास उधर, फिर वो आके हमसे पूरा पंगा, वहां लड़ाई करते हैं। सही, ये इश्यू हो जाता है ना फिर। तो आपको क्या करना है, अच्छे से काम नहीं करना है ताकि आपको तुरंत ओटी में भेज देवे। नेक्स्ट, monitoring and maintenance में next is CSF drainage. So monitor the amount, very important. Adjust the drainage system to the prescribed height to control the CSF drainage. और कहाँ रखनी है आपको? At the level of tragus of ear. Clear? Monitor the amount and characteristics of the drain CSF. Very important. Color of the CSF. Like cloudy color है तो infection को indicate कर रहा है, red color है तो bleeding को indicate कर रहा है. So color is important. Amount, volume तो आ रहा है, that is also important. ज्यादा अमाउंट आ रहा है, कम आ रहा है, जो भी है वो सारा आपको फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग करना है। एवरी हावर आपको क्या करना है, सीएसएफ का अमाउंट जो है मॉनिटरिंग करके चार्ट में मेंशन करना है। एंश्योर द ड्रेनेज सिस्टम रिमेन स्टेराइल एंड इज फंक्शनिंग करेक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंपॉर्टेंट आपका रोल है कि आपको इस बेग के साथ जब भी वर्क करे तो ये बेग स्टेराइल, स्टेरिलिटी के साथ काम करना है, स्टेराइल ग्लव्स पहन के इसको होल्ड करना है, टच करना है, अदरवाइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट शुड बी इन वर्किंग स्टेट। अगर वर्किंग नहीं है तो इन दैट सिचुएशन again CICP बढ़ेगा, it will increase the ICP and patient will have again increase ICP symptoms. तो बेग हमेशा किसमें होना चाहिए? फंक्शनिंग स्टेट में। लाइक the catheter should not kink. बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? किंक हो जाता है, मुड़ जाता है, ऐसा बेंड हो गया, बेंड होने से ड्रेनिंग नहीं होगा। The catheter should be at the level of tragus of the ear, it should not be above the tragus of the ear, so that is important. And the next thing is it should not be compressed by some other object, like कुछ था, बोतल था, कुछ था, उसको कैथेटर के ऊपर रख दिया, उसने उसको दबा दिया, तो उससे ड्रेनिंग नहीं होगा। सो वो भी नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए आपको इसको जब भी आप आईसीपी मॉनिटरिंग करें तो चेक करते रहे एवरी हावरली। नेक्स्ट, देख लिया? वो करे? Very soon the number of seat will be announced by them दिल्ली। नंबर भी आपको मिल जाएंगे पोस्ट के, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा, और बिल्कुल आप उसके लिए तैयार रहें, प्रिपेयर रहें। यस, जोधपुर एम्स में भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है आने के, लेकिन बाद में पता नहीं, नहीं आए तो नहीं आए, उनकी इच्छा है, वो चाहते कि नहीं, स्टाफ बहुत है। लाइक एट करंट टाइम जोधपुर एम्स इज हैविंग सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ। अभी के टाइम पे नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो सफिशिएंट है, कम नहीं है, बराबर है। और अगर वो ज्यादा करके हमें बिठाना चाहे तो बात अलग है बाद में, अदरवाइज नंबर ऑफ स्टाफ अभी क्या है, सफिशिएंट है। बट ट्रॉमा सेंटर है, ह्यूज ट्रॉमा सेंटर, बहुत बड़ा 800 बेडेड ट्रॉमा सेंटर, इस वर्क इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। ऐसे 7-8 फ्लोर का बिल्डिंग हमारी फ्लोर से दिखता है हमें, जो बन गया अंदर से पूरा, वो कर चल रहा है काम। और 800 बेडेड मींस यू रिक्वायर्ड मिनिमम स्टाफ रिक्वायरमेंट ऑन वन बेड इज 3 तो स्टाफ मिनिमम मॉर्निंग इवनिंग नाइट में चाहिए होते हैं, सो वो तो मिनिमम है। फिर बाद में 30% स्टाफ जो है वो रिजर्व होते हैं ऑन फॉर लीव, ईएल सीएल डे ऑफ, उसमें 30% स्टाफ रिक्वायर्ड होते हैं। सो टोटल स्टाफ इज 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 2400 प्लस 30% ऑफ 2400, अप्रोक्सीमेटली 3000 स्टाफ जो है वहां पे रिक्वायर्ड होंगे जैसे ही ट्रॉमा सेंटर अनाउंस हो जाएगा। तो बहुत सारी वैकेंसीज आएगी, मे बी इस बार आए, थोड़ी बहुत नहीं आएगी तो अगले में तो 100% है, पर इस बार भी मोस्टली उसमें नाम तो है जोधपुर एम्स का, तो हो सकता है आ जाए अगर ये मान जाए तो। नेक्स्ट, साइट केयर। As we know that we are creating a wound on the skull. आपने क्या किया skull के ऊपर? wound create किया है, and patient may have the infection in that wound, तो आपको उसकी proper care करनी है। So maintain a sterile dressing at the insertion site. Inspect the insertion site for the sign of infection.
रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए उसको मॉनिटरिंग करते रहे रेगुलर बेसिस पे. सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इंस्पेक्ट द इंसर्शन साइट फॉर एनी टाइप ऑफ साइन ऑफ इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन. फ्यूचर ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स आर ऑलवेज ब्राइट. आपका ब्राइट ही फ्यूचर है, डोंट वरी. और नंबर ऑफ पोस्ट कभी कम नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल बनता है तो फिर वो बड़ा होता ही जाता है, कभी छोटा नहीं होता. दिल्ली एम्स को बड़े हुए इतने साल हो गए, लेकिन कभी वो छोटा अभी भी बढ़ ही रहा है. पता नहीं कहाँ जज्जर तक पहुंच गया, इधर अलवर पहुंच गया, तो वो बढ़ ही रहा है, वो कभी छोटा नहीं होगा. और नंबर ऑफ स्टाफ हमेशा इसी तरह. वहां तो रिटायर्ड भी होने लगे, यहाँ तो अभी रिटायर्ड नहीं होते. जोधपुर एम्स में अभी रिटायरमेंट में नहीं आए, क्योंकि वी आर द फर्स्ट वन. मैं, हमारा जो बैच है वो पहला बैच है, और हम तो अभी बहुत, हाँ, अभी रिटायरमेंट में बहुत टाइम है. तो अभी हमारे यहाँ जोधपुर एम्स में रिटायर्ड होने का ट्रेंड बहुत लेट आएगा. जब तक आप सब कहीं ना कहीं 20-30 साल की जॉब कर चुके होंगे, तब हम भी रिटायरमेंट के पास पहुंचेंगे. तो इसीलिए यहाँ तो रिटायरमेंट नहीं है, पर दिल्ली एम्स में तो बहुत सारे 8 साल रिटायर्ड हो जाती है. जो अम्मा होती है वो रिटायर्ड हो चुकी होती है फिर वो. तो इसीलिए वहाँ वैकेंसीज हर साल आती है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगी. अब ये साइज बढ़ा रहा है, बहुत चौड़ा होता जा रहा है, तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ेगी. नहीं लिखा, बंद हो गई, आ गई, वेरी गुड. नेक्स्ट, इन्फेक्शन, complication and management. The biggest complication in case of EVD or IBC, that is infection, because of improper care given by a nursing officer. When we are providing improper care to the patient with EVD, the person will develop infection. तो आपको केयर बिल्कुल प्रॉपर्ली देनी है, केयर आपकी कभी भी improper नहीं होनी चाहिए. So infection is a big issue with this EVD. This is the most common problem with EVD. Monitor for the sign of infection. Follow strict aseptic technique to minimize the risk of infection. तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आपको बचाना है, और इन्फेक्शन के साइन को मॉनिटरिंग करते रहें, और ऑलवेज फॉलो द aseptic techniques whenever you are handling this catheter. बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्म तो सबको भरना है. जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम फॉर्म फिल कर दें, हमारा तो सिलेबस चल रहा है अभी, और तो सिलेबस तो चलता ही रहेगा. सिलेबस कभी पूरा, नर्सिंग या मेडिकल फील्ड ऐसा है कि कभी हम ये नहीं कह सकते कि हमें आप सब कुछ आ गया. जब आपको सब कुछ आने लग जाएगा, तब आप सोचते ना 1-2% तो आ ही गया है, बाकी बस 90-80 बचा है. सो सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है. सिलेबस तो हम 7 दिन में भी कराई देंगे, जब हम सारांश पढ़ाएंगे तब. तो वो टेंशन ना लो. आपको सबको, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है कम से कम, उन सबको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है. आइदर यू ज्वाइन 1 मंथ बैक और 2 मंथ बैक और 15 डेज बैक, और अभी आज ही ज्वाइन किया, फिर भी क्या करना है, फॉर्म तो फिल करना है इफ यू आर एलिजिबल. क्योंकि पता नहीं चलता चांस का. आपका ब्रेन जो है, आपका जो माइंड है, वो उस एग्जाम हॉल में कंप्यूटर के सामने उस टाइम क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, आप कितना कंसंट्रेट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होगा. तो कुछ भी वहां याद सब आ ही जाएगा, बस आपको फॉर्म फिल करके जाना है. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं हमारे साथ. आप जब हम सेलिब्रेशन करते तो आप देखते हैं कि वो बोलते हैं मैं तो 2 महीने पहले आई थी, मुझे तो पता ही नहीं था सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन देखो अब हो गया, अब मैं बन गई. वो आप ही बोलोगे बाद में, बट आपको करना क्या है, फॉर्म फिल करना है. ये नहीं कि अभी मैं तो आया हूँ या आई हूँ, अब मेरा तो क्या पता, अगली बार भरूंगी या भरूंगा. नहीं, फॉर्म फिल कर दे. जो भी है, लग रहा है फाइनेंशियली थोड़ा लगता है 3,000 रुपए, बट भर दे, फिर भी कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे. जब 70,000 आ जाएंगे उसमें काट देंगे 3,000 रुपए. यस. तो फॉर्म किसी को ऐसा नहीं सोचना कि सिलेबस उससे फॉर्म ना बने, ये गलत है. सबको भरना है. जस्ट बिफोर एग्जाम जो आपका 7 to 10 डेज या 12 डेज का शेड्यूल जो अनाउंस करेंगे हम, जिसमें हम पूरा कंप्लीट सारांश रिवीजन करते हैं, हर बार होता है. और वो सारांश से सारे सब्जेक्ट आपके हम कवर कर देते हैं, 1 डे 1 सब्जेक्ट, और सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें. और एग्जाम में वहां से बहुत सारे आएंगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे, बस यही करना है. यस. नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्शन. द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज The first complication is infection. The second complication is obstruction. It is also a very frequent complication because of improper handling of the catheter. Catheter is kinked or compressed by some other object. So assess the catheter. Ensure the catheter and drainage system are not kinked or blocked. किसी भी वजह से kink और block नहीं होना चाहिए. It should not be kinked or it should not be blocked. Check for adequate CSF flow after and solve any issue promptly. अगर आपको लगता है कि कोई इश्यू है तो उसको इमीडिएट क्या करें, किंक हो गया तो इमीडिएटली उसको ओपन करें, कंप्रेस हो रहा है तो इमीडिएटली उस कंप्रेशन को हटाएं, सो आपका सिस्टम प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट कर दें. यस. दिस इज द सेकंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईबीडी. क्लियर, ये मूव करें. एंड आई थिंक अब तो मौसम इन्वायरमेंट जो है वो भी आपके सूटेबल हो गया है. थोड़ा बहुत तो गर्मी कम है. यस. और इसमें आपको पढ़ाई करने में ज्यादा हेल्प मिलेगा, अच्छा रहेगा. तो वो जो हीट समर सीजन हम बात करें, थोड़ा 4-5 दिन तो ऐसे ही रहेगा, और फिर गर्मी कम हो जाएगा वैसे ही. तो आप बस उसको एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें. सब कुछ बाद में, घूमना फिरना जो भी करना है वो सब बाद. नेक्स्ट, नहीं लिखा, वो करें. The next complication related to
this EBD or IVC is hemorrhage or bleeding inside the brain or ventricles. Sometimes this is also observed that due to the any damage in brain due to the catheter or any other mechanical injury, person will have bleeding. Subarachnoid hemorrhage. अगर subarachnoid hemorrhage है तो कैसे पता चलेगा? So the presence of red color CSF in the drainage bag is an indication for subarachnoid hemorrhage. So monitor for sign of intracranial hemorrhage, that is sudden change in neurological status or bloody CSF. रिपोर्ट एनी साइन ऑफ हेमरेज इमीडिएटली. अगर आप ऐसा कोई भी नोटिस करते हैं बेग के अंदर तो तुरंत डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि हमें कुछ ऐसा हेमरेजिक और ब्लीडी टाइप का कुछ देखने को मिल रहा है, आप तुरंत चेक करें. सो दिस इज द थर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईवीडी. नेक्स्ट, जीआईटी सिस्टम कितना हो गया, स्टार्ट हो गया, एनाटॉमी हो गया है. ओके, साथ साथ में डिजीज पढ़ाते हैं ऑर्गन के साथ में ही, अलग अलग नहीं है. अपेंडिसाइटिस हो गया मतलब स्टमक की डिजीज हो गई, स्टमक के बाद ही आता है इंटेस्टाइन के अंदर अपेंडिक्स, तो पता नहीं वहीं नहीं होता होगा, नहीं होता है स्टोमा, चलो जो भी होगा. और ये आज एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा पा रहा हूं मैं, अभी तो कल वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आज का तो कुछ हुआ ही नहीं है, है? मुझे 2 टॉपिक पढ़ाने थे आज, मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस, दोनों रह गए. हो गया, वेरी गुड, ऐसे बोलना जल्दी जल्दी से. हो गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द पेशेंट पोजीशन आफ्टर दिस पुट ईवीडी. ईवीडी लगाने के बाद कैसे पोजीशन रखनी है आपको. नेक्स्ट, patient position. So keep the patient head of the bed elevated as prescribed, typically 30 degrees to facilitate venous drainage and minimize the ICP. अभी बताया था मैंने एंगल कितना रखना है, 30 डिग्री एंगल पे आपको रखना है. इट शुड बी एट द 30 डिग्री एंगल, इट शुड नॉट बी अबव द 30 डिग्री, अदरवाइज पेशेंट विल हैव प्रॉब्लम, CSF ड्रेन नहीं होगा. इफ इट इज बिलो द 30 डिग्री और बिलो 15 डिग्री देन all the CSF will come out from the head. Ensure the patient head is aligned to prevent jugular venous compression. It is also an important point. जब हम हेड की बात करते हैं, हेड की पोजीशन की बात करते हैं, तो जुगुलर वेन जो होता है दोनों साइड में आप देखते हैं, जुगुलर वेन होती है नहीं होती है, वेरी गुड. आईजेवी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ईजेवी. सो जब आप हेड को इधर रखेंगे या इधर रखेंगे तो उस कंडीशन में ये आईजेवी या ईजेवी में क्या होगा, कंप्रेशन हो जाता है और उसकी वजह से ड्रेनेज जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है. सो हमें हेड को बिल्कुल सीधा रखना है, इधर हेड के नीचे क्या लगा देना है, हेड रिंग लगा देनी. सो हेड ऐसे सीधा रहेगा, इधर उधर नहीं रखना. यस. नेक्स्ट, आफ्टर पोजीशन द हेल्थ एजुकेशन, एजुकेट भी करना है फैमिली मेंबर को एज वेल एज पेशेंट को, समझाना है ये बेग लगाया है, खींचना नहीं है, ध्यान रखना है, इन्फेक्शन हो जाता है, हाथ नहीं लगाना, वो सारा आपको क्या करना है यहाँ पे एजुकेट प्रॉपर करना है. क्लास 2 बजे स्टार्ट हुआ था. ओके, नेक्स्ट मूव करें आगे. सो आई थिंक अब आईसीपी से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा, और मेरे पास जैसे 40 क्वेश्चन है जो अगले एग्जाम में आएंगे, और आई होप आप 40 आउट ऑफ 40 लेके आएंगे. यस, आईसीपी से इतना दो, यस 2 दिन आपके इस आईसीपी पे निकाल दिए मैंने, उसका कोई रीजन होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तभी हम बात करें इसकी. डॉक्यूमेंटेशन, ऑलवेज रिमेंबर, if you are doing anything, if you are doing any work or any health management in the patient, and if you are not documenting in the file, you are not completed that work. भले आपने किया है पर आपने वो काम नहीं किया, और आपने नहीं किया बट आपने डॉक्यूमेंट किया मींस आपने वो काम किया है. इट इज द प्रिंसिपल रूल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. हाँ, ये रूल है, इट इज एन यूनिवर्सल रूल. लाइक इफ यू इन राजस्थान गवर्नमेंट देयर इज अ रूल, इन राजस्थान गवर्नमेंट यू इफ यू आर गेटिंग पेंशन, पेंशन होती है, एक होता है रिटायरमेंट वाला पेंशन, एक होता है ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगार पेंशन, पता नहीं बहुत सारी पेंशन होती है यहाँ पे. सो देयर इज अ रूल एंड द रूल इज आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर यू हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट दैट सेइंग दैट यू आर स्टिल अलाइव, अभी भी जिंदा हो आप. इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइव सर्टिफिकेट, जिंदा सर्टिफिकेट, जिंदा आदमी का सर्टिफिकेट. सो अगर आप उस ऑफिस में जाके बोलेंगे कि ये मैं ही हूं और देखो मैं जिंदा हूं, दे विल से नो, पता नहीं आप हो नहीं हो, पता नहीं, हमें क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए. वी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट दैट सेइंग दैट यू आर अलाइव, अदरवाइज हम आज से आपकी पेंशन बंद कर देंगे. तो दिस इज द रूल इन इंडिया. हमें ऐसा नहीं, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है डॉक्यूमेंटेशन में. लाइक एन इंसिडेंट व्हिच वाज हैपन विद मी इन 2014. I was working in a corporate hospital in Delhi, in a private hospital. It's a JCI hospital, and in night duty, a patient is assigned to me.
वहां पे ऐसे बेड असाइन कर देते हैं, ये बेड आपके, वो बेड आपके, सो दैट बेड इज एम्प्टी, खाली था बेड, पेशेंट नहीं था। जो मैं मजे से, मजे हो गया, बेड पे पेशेंट है ही नहीं, मतलब काम नहीं करना। बट द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि नाइट में कभी भी पेशेंट आ सकता है, तो वो आपको ही लेना है, आपका बेड इसलिए। सो इन द नाइट टाइम एट 12 और 2 पीएम, 12 to 2 am पेशेंट आ गया, a patient with a amputation of the leg and the amputation was done above knee, amputation किया हुआ था, and that patient जो मेरे पास आता है उस बेड पे आता है, and specific advice given by the, जो भी उसके ऑर्डर्स थे वो लिखे हुए थे। in that order कुछ ऑर्डर्स थे, जो था फर्स्ट था हावर्ली sugar charting, that mentions in the chart. The next order is elevate the amputated limb elevation, जो था उसको ऊपर रखना है ऐसे, और भी कुछ थे। so we shifted the patient on the bed and सब कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा इसके पैर को अगर मैं ऊपर करूंगा, वो क्या, उसको ड्रेसिंग लगा हुआ था पूरा, एंड पेशेंट इज हैविंग कंटीन्यूअस ब्लीडिंग, एम्पुटेशन था, पैर कटा हुआ तो ब्लीडिंग होगा ऑब्वियसली, सो बड़ा सा गेंद लगा के ड्रेसिंग किया हुआ था। सो एलिवेट कर रहा है, मैंने सोचा इफ आई विल एलिवेट दिस एम्पुटेड लेग देन इट मे बी पॉसिबल इट विल ब्लीड मोर एंड मोर, हिलेगा, मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, दैट इज माय माइंड, वो इतना सा माइंड था, ऐसे काम करता था। तो इसको हिलाते नहीं, इसको क्या रखना है, ऐसे रखना है, इधर मैंने पिलो रखा, इधर पिलो रखा, उसको बोला हिलाना नहीं है, नहीं तो खून आएगा, एलिवेट नहीं किया। मैंने ये थिंक किया कि जब मॉर्निंग में इसका बेडशीट सब चेंज करेंगे उसी टाइम कर देंगे, तो तब तक ये फ्लोट बन जाएगा, ये हो जाएगा, खून आना बंद हो जाएगा। ओके, सेकंड थिंग, हावर्ली शुगर चार्टिंग इज मेंशन इन दैट पेपर, मैंने किया बट लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इन फाइल वी पुट ए डॉक्यूमेंट, जो नाइट वाले होते हैं उनका काम होता है अगले वाले दिन के लिए डॉक्यूमेंट लगा के रखना खाली वाले, तो वो पेपर लगाना था, मेरा सुबह तो पेपर लगाना ही है मुझे, क्योंकि अभी आया नया पेशेंट, नया पेपर निकालना, सब तो सुबह ही लगाऊंगा, अभी सो जाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो पेपर नहीं लगाया। तो चार्टिंग की वो मीटर में होता है, ग्लूकोमीटर में सारी रीडिंग्स, तो यहाँ से बाद में लिख लेंगे, या फिर जो भी होगा आज जहाँ लिखा लिख दिया, बाद में लिख देंगे पेपर, और भी नहीं लगाया। इन द मॉर्निंग 7:30 साहब आ जाता है, मैंने हैंड ओवर दे दिया, मैंने कहा ये था और अब आपको करना है, जो भी है ऊपर भी आपको करना, नहीं जो भी करना देख लेना। द स्टाफ इज फ्रॉम साउथ इंडिया, इज कंप्लीटली इरिटेटेड, बट द इशू इज दैट कि जितने भी स्टाफ थे वहां पे, मैं एक नया स्टाफ और बिल्कुल इनोसेंट टाइप का स्टाफ है, जो कुछ बोलते हैं वही करता है, तो मतलब सब बोलते ठीक है यार, आपने बोला तो मैं, हम देख लेंगे, ऐसा वो इनोसेंट टाइप, पता नहीं वो रखते थे ऐसा, मैं ठीक है, मैं भी चला गया, मैं बाहर गया, दूसरे रूम में हैंड ओवर दिया, और उधर नर्सिंग स्टेशन के पास जाके हैंड वॉश किया वापस, फिर देखा कि जो उस पेशेंट का एरिया था वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं, मैं बाहर, जो वार्ड नहीं था वो रूम थे, 3 बेडेड रूम ऐसे रूम थे, तो उस रूम में बहुत सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोग इसमें क्या कर रहे हैं। वो जो सर्जन था, वो प्लास्टिक सर्जन ने किया, वो था उसके असिस्टेंट सारे, देन आवर डीएनएस, एएनएस इंचार्ज, दैट असाइन स्टाफ, एवरीवन इज देयर। मैंने कहा भी ऐसा हो क्या रहा है, एक बार मैं चेक तो करूं, मैं भी देख तो लूं क्या हो रहा है, मैं एंडोर देके घर जा रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या किया, देख लेता हूं क्या हो रहा है, ऐसा मैं भी देख। सो मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद पता चला कि वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। अब उनका पहला, देयर इज अ रूल इन जेसीआई और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, द डॉक्टर, हाँ वो आगे के बता रहा हूँ, डॉक्टर विल ओनली शाउट ऑन डॉक्टर्स एंड द नर्स, हेड ऑफ द नर्स जो भी है, दैट ओनली शाउट ऑन नर्स, डायरेक्टली डॉक्टर विल नॉट शाउट ऑन नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को कुछ नहीं बोल सकता, तो डॉक्टर तो मुझे ऐसे देख रहा पर बोल नहीं सकता है। सो उसने पूछा डीएनएस ने मेरे को, आप थे इसको रात में, हाँ मैं ही था, और आपने इसको एलिवेट क्यों नहीं किया, मैंने कहा इसको ब्लड आ रहा था इसलिए नहीं किया, अब मैं हिलाऊंगा तो ज्यादा आएगा इसलिए नहीं किया। सो उसने बोला ठीक है, बाद में मुझे ले गए साइड में से अदर काउंसलिंग रूम, जहां वहां ले गए, वहां पे लंच। सो आपने ये किया शुगर चार्टिंग, मैंने कहा नहीं शुगर चार्टिंग ये देखो मैंने कर रखी है सारी, बस पेपर में नहीं लिखी, बाकी मैंने सारा चेक किया है। तो आपने पेपर में नहीं लिखा, वही तो प्रॉब्लम है, अगर आप पेपर में लिख देते तो आपको कोई, आपने नहीं भी करते तो लिख देते तो कुछ नहीं होता, पर अब लिखा नहीं तो वो तो मांगेगा ना, ठीक है, अब क्या करें। बोला अब आपको एक्सप्लेनेशन लिख के देना है, इंसिडेंट रिपोर्ट लिखनी है। मैं, ये क्या होती है इंसिडेंट रिपोर्ट, तो आपको लिख के देना है कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, और इसकी वजह से अगर पेशेंट को कुछ हार्म हुआ तो आप रेस्पॉन्सिबल। मैं नहीं, मैं तो रेजिग्नेशन लिखूंगा, मुझे तो आता नहीं है, मैंने सीधा लिखा रेजिग्नेशन लेटर, ये रेजिग्नेशन, मुझे नहीं पता है क्या इंसिडेंट, इंसिडेंट मेरे को आता है, जो आता कर दिया मैं बात कर। सो फिर वही मैं इनोसेंट, तो मैडम ने बुला रहे, छोड़ो मैं देख लूंगी ना, आप रखो इसको, तो कुछ नहीं है, ठीक है, मैं वापस आ गया। मैं उसके बाद फिर मैंने सोचा, पहला सोचा कि लाइफ में एक रूल हमेशा ध्यान रखना है, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग डॉक्यूमेंट दैट, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्टिल डॉक्यूमेंट एनी एवरीथिंग, पहला रूल इन हॉस्पिटल, बट ये इलीगल है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना। सो पहला रूल ये सीखा। दूसरा मैंने सीखा कि उसने ऐसा क्यों लिखा कि पैर को एलिवेट करना है, इसका रीजन मुझे हर एक पॉइंट का पता होना चाहिए, और उसी दिन मैंने वो फाइंड आउट करना स्टार्ट किया सब चीजें कि क्यों करना है, वो क्यों जो हम अभी बोलते हो ना हर चीज में क्यों, वो वहां से आया था उस दिन से। फिर मैंने पूरा उसको पढ़ा कि उसने क्यों लिखा, फिर मुझे समझ आया कि दैट इज द ग्रेविटी फोर्स, जो वो कहना चाहते हैं कि इसे ऊपर करोगे तो ऐसे आएगा ब्लड, बाहर नहीं आएगा, वो मुझे बाद में समझ आएगा, बाद में पता चला। इसलिए ये चीजें होती है, पर जो वर्ड डॉक्यूमेंटेशन आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते तो आपने कोई काम नहीं किया। तो लाइफ में हमेशा क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क तुरंत क्या कर दो, डॉक्यूमेंट। चले आगे, ये पता नहीं यहाँ क्या डॉक्यूमेंट कर रही है। सो डॉक्यूमेंटेशन
फर्स्ट एमसीक्यू एग्जाम में आता है कि व्हेन यू शुड डॉक्यूमेंट वर्क, और जो भी आपने किया तो आंसर शुड बी इमीडिएटली जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क. Record ICP reading, CSF drainage amount and any changes in the patient condition immediately just after performing that work. Document the care provided to the insertion site. This is also important. आप बोलोगे कि मैंने केयर करी है, कहाँ करी है, लिखा तो नहीं है फाइल में तो कहीं पे, भले आपने करी है पर वो मानने वाले नहीं है. So you should document everything. In private hospital it is very important. In government hospital nothing, कुछ भी नहीं है. But in private or specifically when you are working in an NABH hospital or in a JCI hospital, the documentation is more important than your work. So you should document everything. Whatever things you are performing with patient, you should mention every. If patient is saying मैं अभी tablet नहीं लूंगा, you should mention in the patient refused to take medicine at this time. We attempted again for this, मैंने इतनी बार फिर attempt किया लेकिन उसने हर बार क्या किया, मना किया. And the refusal is the patient right. Patient is having अलग अलग R होते हैं. There is one R which is known as patient refusal to right to refuse the medicine. So patient refuse कर सकता है, उसकी इच्छा है, बस आपको क्या करना है, उसको document करना है, patient को force नहीं करना है. Next लिख ले, clear है, मूव करें आगे. नेक्स्ट. सो ये स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं जब हम अर्ली स्टेजेस में होते हैं, और ये हमेशा ये चीजें प्रूव करता है कि लाइफ में कोई भी आता है तब हर चीज परफेक्ट नहीं होता है, सीख के नहीं आता है, हर एक चीज सीखी जाती है, बस आपका मोटिवेशन डेडिकेशन होना चाहिए. सो जितना भी प्रैक्टिकली जो मैं जानता हूँ वो सारा मैंने वहीं से उसी टाइम से लर्न करना स्टार्ट किया. और ऐसा होना चाहिए कि आप जब निकलो तब ये बोल सको कि यस ये प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी करने के लिए एग्री हूं, तैयार हूं. सो वो होना आपको भी यही करना है कि यहाँ से जब जाओ तो ये जाने कि बस कुछ भी आ जाए एग्जाम में हम कर लेंगे, कुछ भी होगा हम सेलेक्ट होके ही आएंगे. वो आपको लाइक वही जो पर्सन जिसने उस दिन बोला था कि ऐसा क्यों, वो जब मैं रिजाइन किया तो उसी पर्सन ने बोला आप क्यों जा रहे हो यहाँ से, हमें तो आप जैसे स्टाफ चाहिए. मैंने कहा आप उस दिन याद करो जब मुझे बोले थे आपने, बोला वो तो स्टार्टिंग था पर आज का दिन अलग है. सो वो होता है ये ठीक. और प्राइवेट हॉस्पिटल का एक ही रूल होता है, आप अच्छा काम करोगे आपको प्रमोशन मिलेगा, अच्छा मिलेगा, नहीं करोगे तो सीधा वो फेंक देंगे बाहर, उनको नहीं चाहिए, उनका यही रूल होता है. गवर्नमेंट में आप काम नहीं करोगे तो भी प्रमोशन, करोगे तो और उल्टा लोग गाली निकालेंगे, तू तेरे को क्या पड़ी है भाई, क्यों कर रहा है, हमें प्रोत्साहन करने के लिए. गवर्नमेंट का ये रूल होता है. तो इसलिए अभी आपको सिर्फ कहाँ जाना है, प्राइवेट में तो अब जाना ही नहीं है. प्राइवेट इज अ वेरी बैड थिंग्स, पैसे बहुत कम देते हैं, काम इतना कराते हैं. लिख लिया ये, मूव करें. द पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, लास्ट पॉइंट. So explain the procedure and the purpose of this IBC. Educate the patient and family about the reason for the IBC and its role of managing ICP. लिख लिया. One day I was assisting a dressing in same starting phase थी तभी 2014 में, मैं dressing assist कर रहा हूँ with a sister. The sister asked me bring the Gemzi. So मैं ठीक है, मैं बोला ठीक है, मैं बाहर गया. अब बाहर जाकर मैं सोच रहा हूँ what is Gemzi. After 10 minutes मुझे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं मिला और ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसपे लिखा हो Gemzi. सो उधर वो डॉक्टर ऐसे ग्लव्स पहन के खड़ा है, वो सिस्टर ही ऐसे खड़ी है, मेरा मुंह ढूंढ रहे हैं मुझे, गेम जी. मैं वापस गया, मैंने कहा मुझे मिला नहीं, क्या होता है गेम जी, पता नहीं मुझे. वो आई, बोला ये देखो ये गेम जी. देन उसके बाद मुझे समझ आया कि अच्छा गेम जी मींस इट्स अ टाइप ऑफ कॉटन बैंडेज. इट्स अ कॉटन बैंडेज, इनसाइड कॉटन है और बाहर बैंडेज, वो जो होता है जो प्लास्टर से पहले ऐसे लगाते हैं, वो कॉटन के ऊपर बैंडेज लगा हुआ, वो गेम जी होता है. सो उसको गेम जी बोलते हैं. सो ये होते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमें नहीं पता है. पहले हम हॉस्पिटल गए नहीं कभी, जब कॉलेज में थे तब कभी हॉस्पिटल गए नहीं, और कॉलेज जाना था वहां भी गए नहीं, तो कुछ पता कैसे होगा. नेक्स्ट आगे. अरे क्या करना चाह रही है भाई. नेक्स्ट, infection prevention. As we know that in our healthcare system, the doctor, the nursing officer, and the patient and family member, these are the three aspects for infection prevention. The doctor role is only for 5 minutes or 10 minutes. With the patient, doctor stay for 5 minutes only in the rounds. But the nursing personnel who is taking care of the patient for most of the time, and more than the nursing personnel, the family member are always present with the patient. So you have to educate. We know that how to care the patient, how to prevent the infection, but the family member and the patient doesn't know how to prevent this infection. So you have to explain them also. Teach the importance of maintaining a sterile environment and proper hand hygiene. The hand hygiene is the most effective way to prevent infection. Infection को रोकने का पहला और most effective way क्या है, हैंड हाइजीन. सो पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को समझाना है कि आपको ये ध्यान रखना है, एनवायरमेंट स्टेराइल रखना है और हैंड हाइजीन कांस्टेंट मेंटेन करना है ताकि इंफेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस ना रहे. क्लियर. मूव करें आगे. नेक्स्ट लिख लिया. द नेक्स्ट इज एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन. As we know that this catheter is placed on the head here, and if person is moving the head again and again, then catheter will pull out, बाहर आ जाएगा. So inform about any activity restriction to prevent dislodgement or complication. Dislodgement यानी बाहर निकलना. क्लियर. ये मूव करें.
ये जो भी पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, these are not the part of theory, these are the part of your practical knowledge, all are the part of your practical knowledge. So आपको practically इन चीजों को understand करना है, implement करना है. It is not the part of theory. Clear है? वो करें? The next is as we are discussing about the nursing management, और nursing management में एक topic आया था, वो था EVD और intraventricular drainage. तो वो हमने पढ़ लिया, बीच में वो complete होता है. Now we are again resuming on nursing management. So ये लिख लिया. Next again the nursing management, and the very important management is fluid management. You should maintain an adequate record of IV fluid which you are giving to the patient. If you give excess amount of fluid, then ICP will increase. If you are giving less amount of fluid, then person will undergo the dehydration. So it is important. Ensure adequate hydration while avoiding overhydration, which can increase the ICP. And you should provide which type of fluid to the patient? Which type of fluid? So we will provide a hypertonic solution. कल बताया था. So administered hyperosmolar agents like mannitol or hypertonic saline as prescribed to reduce brain swelling. तो ये वाला तो आपने कल लिख लिया था, इसको वापस नहीं लिखना है, बस याद रखना है कि फ्लूइड कौन सा देना है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है. So patient should not be dehydrated or patient should not be overhydrated. And इसके लिए आपको प्रॉपर इनटेक एंड आउटपुट को क्या करना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी मैनेज करने के लिए. क्लियर है? वो करें. देख लिया. नेक्स्ट. अरे नीचे वाला लाइन नहीं लिखना है, कल लिखा है डबल डबल क्यों करना है? कल नहीं लिखा था मैंने मैनिटोल, ग्लिसरॉल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. एज वी नो दैट brain tissue is already in the increase, ICP already क्या हो रखा है, increase हो रखा है. And one other reason for increase ICP is if oxygen level is decreased in the brain or hypoxia is there. जब brain में hypoxia होगा, the brain tissue will damage more and more and person will have more and more increase in ICP. So to reduce ICP, doctor will use hyperventilation. ICP को reduce करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, hyperventilate करते हैं पेशेंट को. Hyperventilation is very common in patient with neurosurgery. Specifically after the surgery, doctor will keep the patient for 24 to 48 hours for hyperventilation, 100% ऑक्सीजन के साथ में, to prevent decreased amount of oxygen in the brain or to prevent hypoxia. तो आपको भी ध्यान रखना है, ventilation should be hyperventilation. Maintain adequate oxygenation. PO2, partial pressure of oxygen, should be more than 60 mm of Hg in the blood, and this PaCO2, carbon dioxide, should be 35 to 45 mm of Hg. It should not be greater than 45. तो ये हमें maintain करना है with the help of hyperventilation. Avoid hypoxia and hypercapnia. Increase amount of CO2 which can increase ICP. तो आपको CO2 के लेवल को बढ़ने से और ऑक्सीजन के लेवल को डिक्रीज होने से आपको अवॉइड करना है, पेशेंट को हाइपरवेंटिलेट करना है विद 100% ऑक्सीजन. So it is also important oxygenation and ventilation in case of increase ICP. Equation था इसमें कि patient is having mild increase in the ICP. Which one is the best management for this patient? So we will give drug, we will go for the surgical management, or we will go for a IVC catheter, or we will go for the hyperventilation. So the best choice is hyperventilation. In mild elevation of ICP can be treated by hyperventilation. When oxygen level is increased, CO2 will decrease, then patient will have decrease in the ICP. Next. Be clear? Next is temperature control. When person is having shivering or person is having cold, again it will increase, having hyperthermia, not cold. Patient is having increased temperature, that time person will have shivering. Shivering कब होता है? Fever आता है तब होता है? Fever के साथ जब होता है तो पूरा patient shiver करता है to lose the temperature. So manage fever aggressively with antipyretics or cooling measures to prevent hyperthermia. If temperature will increase, it will increase the cerebral metabolism and increase the ICP. तो आपको टेम्परेचर भी बढ़ने नहीं देना है, पेशेंट का रूम का एनवायरनमेंट कूल रखना है, बॉडी पे ऊपर कूल ब्लैंकेट्स रखनी है ताकि हाइपरथर्मिया नहीं हो, शिवरिंग नहीं हो. दैट शुड बी प्रिवेंटेड. So temperature should be in controlled manner, otherwise patient have increase in the ICP. When temperature is increasing means metabolism is increase or decrease. Temperature is produced through the metabolism only. Heat कहाँ से आता है? Metabolism से. So if temperature is increasing, that metabolism is also increasing, and if metabolism is increased, then it will utilize oxygen. Yes or no? When it use the oxygen, then it will increase amount of CO2.
oxygen will decrease and CO2 will increase. And in cerebral metabolism, when CO2 will increase and oxygen will decrease, then it will increase the patient ICP. Hypoxia होगा तो क्या हो जाएगा? ICP बढ़ जाएगा. So temperature should be in controlled manner with use of antibiotic drugs or cooling blankets. Next. Next, environment control, very important. When patient is having increased ICP, patient will have excessive irritation. So you should not irritate again and again to the patient more. हमारी एक frequently ऐसा habit होता है कि जिससे patient को irritation होता है वो चीज ज्यादा करते हैं. Yes or no? If patient is irritating with some sound or some name, तो हम उसको बार बार उसी से चिढ़ाएंगे. या कुछ ऐसा कुछ होता है जिससे होता है तो वही करेंगे बार बार. यहाँ पे पेशेंट इरिटेट हो रहा है तो आप उसके एनवायरमेंट को कूल एंड काम रखें. Should not irritate the patient again and again. So minimize the environment.